वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। ठीक है, देखिए आज एक्चुअली क्या है, मैंने आपको लास्ट वीक बोला था थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड में, टाइम थोड़ा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो है इस मंडे से आपको ये इशू नहीं मिलेगा। अब हमें डेली जो हम नॉर्मली सुबह के टाइम पे जो जिससे न्यूज़ मिलता था वैसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात अभी जो हमारे पास 21, 22, 23 है ना, 24 तो कल संडे था, 20 तक हमने न्यूज़ एनालाइज कवर कर लिया था। बाकी 3 दिन का जो एनालाइज है वो हम डेली, जो हमारा डेली न्यूज़ होगा उसके साथ ही हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है वो अलग से 30 मिनट और एक्सीड होगा। तो मैंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, जैसे डेली का 3-4 आर्टिकल आ रहा है तो उसमें पुराने आर्टिकल्स 2-3 आर्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे ऐड कर लेंगे, और विद इन 2 to 3 डेज़ के अंडर में इस वीक में जो है हमारे पुराने आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि मेन मोटिव हमारा ये है कि मेन जो इशू है वो पीछे ना रह जाए, कोई नया कंटेक्स्ट पीछे ना रह जाए, या फिर कोई सोल्यूशन, कोई भी जो चीज़ आर्टिकल है जो अच्छा एक आर्टिकल थॉट प्रोसेस बता रही है वो नहीं रहना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स कि आप जैसे बीच में अभी काफ़ी लोगों ने बोला मैम प्लीज़ इरेगुलर मत रहिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वापस ट्रैक पे आने के लिए। देखिए मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, आई कैन फील योर प्रॉब्लम, बट कुछ चीज़ें क्या होती है पर्सनल होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ नहीं शेयर कर सकती। लेकिन क्या होता है कि आप भी लड़ते हो, आप भी फाइट करते हो, आपके लाइफ में भी कुछ चीज़ें होंगी जो आप अपने प्रिपरेशन के साथ भी फाइट कर रहे हो। स्पेसिफिकली अगर आप बोलो तो मेरा जो सबसे ज़्यादा मेन प्रेफरेंस होता है मेंटल पीस। अगर मेंटल पीस नहीं है ना तो आप कुछ भी काम कर लो, सिर्फ और सिर्फ काम मतलब कैसे बोले नाम भर का होगा वो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या किया, आपने कितना फोकस के साथ किया, वो ज़ीरो प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि मेंटल पीस आपका खो रखा है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो सर्टेन इश्यूज़ की वजह से। और ऐसा नहीं है कि वो इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक बार ख़त्म हो गई तो अगली बार नहीं आएंगी, वो आती रहेंगी, लेकिन हमें उससे स्ट्रांग हो गए सीख के हमें आगे बढ़ना है ना। यही ये प्रोसेस हमें सिखाता है और ये प्रोसेस हमें लाइफ में भी काम आती है, राइट। तो इन शॉर्ट ये है कि आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, क्योंकि मुझे भी, अगर मैं किसी से अगर न्यूज़ एनालाइज देखूँ या कोई भी चीज़ मैं लूँ और वो इरेगुलर हो तो डेफिनेटली वो गुस्सा आएगा। बट देखिए मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, बस मैं इतना बोलूँगी, ठीक है। तो बट लेकिन आई फाइट फॉर दैट, और मैं अब वापस से उस चीज़ से उभर कर वापस रेगुलर जैसे हम पिछले 1 साल से, क्योंकि अभी देखिए हमारा अगर 25 दिसंबर को ना, ये जो 25 दिसंबर आएगा इसको मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा, प्रॉपर पूरा 1 साल जब से मैंने गागे क्लासेस, आप में से जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं गागे क्लासेस से जुड़े हुए हैं, 25 को मैंने शुरू किया था एनालाइज करना, उसके बाद से आज 25 होने वाला है, पूरा 1 साल होने वाला है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज फॉर मी, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस को एनालाइज करना और आप अपने पोटेंशियल्स को बाहर निकाल रहे हो, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी होता है अपने प्रोसेस में, ठीक है। तो मैं इसको और आगे कंटिन्यू रखूँगी और बेहतरीन तरीके से रखूँगी कि हम और माइन्यूटली जो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम इसको और अच्छे से एनालाइज करें। तो प्लीज़ कीप स्टे ट्यून विद मी इन दिस चैनल, ठीक है। आप प्लीज़ जो है अगर आपको नाराज़गी है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं लेकिन अपने इस कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करके हम अब कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि ब्रेक ना हो वीडियोस में, ठीक है। और रही बात जैसे वीडियोस प्रीलिम्स के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे, उस दिन भी मैंने बताया कि देखिए प्रीलिम्स का सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि आप अभी से जो है PYQ के बेसिस पे एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। और मेजरली किसका, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, ये 4-5 टॉपिक या पेपर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब देखिए रेस्ट ऑफ द क्या बचा, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री में क्या है सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, और 4 खुद में अपने अपने अलग अलग पार्ट को लिए हुए हैं, सबके NCERTs हैं, है ना। और मॉडर्न का तो स्पेक्ट्रम हम अलग से पढ़ते हैं, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल, एंशियंट, खुद में ये 3 NCERTs तो हो गई, और फिर 6 to 10 तक की NCERTs होती हैं, इनको रिवाइज करना बार बार। तो क्या होता है कि इनसे क्वेश्चन टोटल आने वाले ही 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी देखोगे तो इनमें हर एक पेपर से 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आएंगे। आप समझ रहे हो। तो ये स्मार्ट कैलकुलेशन के साथ इन सब्जेक्ट्स पे आप फोकस देना शुरू कर दो अभी से, धीरे धीरे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा
अपने पुराने टॉपिक्स जो आपने मेंस के भी पढ़े हो, बहुत सारे टॉपिक्स इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि प्री मेंस मिक्स है, उनको पढ़ना आप शुरू कर दो आप, ठीक है। बाकी अगर कोई और चाहिए, जैसे अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ इनिशिएटिव लेके आएँ प्रीलिम्स के लिए, तो आप मुझे प्लीज़, मैं कोशिश करूँगी, टाइम नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मैं देखूँगी। और अगर आपको कोई और सजेशंस चाहिए पर्सनली कि मैम क्या करना है, जैसे आप में से बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो मुझे ना कमेंट सेक्शंस में आप लिखिए कि क्या इशू है, तो मैं आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज से देखिए एक चीज़ और मैं बोलने वाली थी कि हम न्यूज़ में ना आज से फिक्स हम 5 आर्टिकल्स रखेंगे ही रखेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि मैं देखिए बहुत लंबे टाइम से न्यूज़ एनालाइज कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा यार अब थोड़ा हमें और सीरियस होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अब जब ये जैन दिसंबर का टाइम होता है ना, यहाँ से आपका एग्ज़ाम है मई 25 को। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, ये जो महीना होता है ना, ये आपके प्रीलिम्स में आने वाले करंट के क्वेश्चंस को ज़्यादा डोमिनेट करता है। क्योंकि पूरे साल क्या चला, पिछले 2 साल से क्या चला, उनसे क्वेश्चंस आपके 1, 2, 5, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके इन्हीं मंथ्स में आएंगे जो अब आने वाला मंथ है। तो हर एक दिन हमारा 25 मई तक, हम जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना उससे एक दिन पहले 24 मई तक न्यूज़ एनालाइज कवर करेंगे। क्योंकि कब कौन सा न्यूज़ कहाँ काम आ जाएगा आपको भी नहीं पता और ना मुझे पता है, ठीक है। तो ये वाले टाइम बहुत क्रूशियल है, आने वाला 180 डे प्लस जो है, ठीक है, 180 प्लस के आसपास। तो इनमें हमें न्यूज़ नहीं छोड़ने, हमें कवर करते रहना है। बहुत ज़्यादा हो गया आज, तो चलते हैं। 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और पाँचों आर्टिकल्स हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है कि दिल्ली में अभी आए दिन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का इशू चल रहा है, तो उसी पे ही आए दिन हर दिन कोई ना कोई एक आर्टिकल आ रहा है। तो इसमें जो है मिस्टर जो हमारे अशोक गुलाटी जी, आप जानते हो कि बहुत ही एक ब्रिलियंट एडिटर हैं ये, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह पे बहुत कंसर्न रेस करके इश्यूज़ लेके आते हैं। तो आज ये अपने पार्टनर रीना सिंह के साथ जो है, इन्होंने बताया कि पोल्यूशंस के लिए हम 3 सॉल्यूशंस ला सकते हैं। तो क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी इन लाइफ इंडेक्स 2000 रिपोर्ट 23 की जब आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा निकाला गया था, तो उसमें उन्होंने सीधा बोला कि इंडिया की जो एयर क्वालिटी, स्पेसिफिकली आपकी जो कैपिटल की एयर क्वालिटी है ना, वो 400 पार है। पता किसी भी सिटी का जब 250 पार होता है ना, वही सीवियर होता है। 250 बहुत ज़्यादा हो गया। अब सोचिए 400 पर्टिकुलर मैटर एयर क्वालिटी इंडेक्स का निकलना, दैट मीन्स आप किसी मौत के घाट में ही जी रहे हो, बिल्कुल इतना डेंजरस एक एनवायरनमेंट में जी रहे हो। और इससे क्या होता है कि दिल्ली में रहने वाला हर एक रेजिडेंट का कम से कम 11.9 ईयर की ज़िंदगी का, उसकी आयु को वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ राइटर बता रहे हैं कि इस कंसर्न को ध्यान देने से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम गेम ज़्यादा कर रही हैं। खैर, अब पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम साइड किनारे कर दें, तो अगर हम देखें कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं एज अ सिटीज़न, हमें जो है, या हम एनालिस्ट या पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्हें क्या हम बता सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है राइटर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमें अपने प्रॉब्लम को डायग्नोस करना होगा। भाई जैसे अगर आपको कोई बीमारी है, आपको फीवर है, आपको कोई ऑपरेशन कराना है, तो पहले डॉक्टर डायग्नोस करता है कि एक्चुअल में इसका सोर्स क्या है, ये हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। उसके बाद बीमार होना तो रिजल्ट है, लेकिन इसका सबसे पहले कॉज आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, ये ट्रिगर क्या चीज़ कर रही है आपको, राइट। हमें सबसे पहले इसको डायग्नोस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, वी नीड टू अप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड प्रोडक्ट फॉर फाइट इट। हमारे पास सही तरीके की पॉलिसीज़ होनी चाहिए और हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हों जो हम उससे फाइट कर सकें, ठीक। इसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि देखिए अब विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है और विंड वेलोसिटी लो होती है। आपको मैं बता दूं, देखिए क्या होता है कि दिल्ली का जो लैंड एरिया है ना, उसका लोकेशन, उसका जोग्राफिकल, उसका जो लैटिट्यूड है ना, वो है ही इस तरीके से पूरा लैंड लॉक्ड एरिया है। आपके नदन में आपका पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट यूपी पड़ जाता, पूरा यूपी का जो है पोर्शन है, इधर राजस्थान पड़ जाता है, और इधर अगर आप बॉर्डर भी क्रॉस करोगे तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और नीचे आपका राजस्थान है, एमपी है, और दिल्ली कहाँ पड़ जाता है आपका इस रीजन में, बीच में, ठीक है। और इधर हरियाणा, सॉरी हरियाणा को तो मैं भूल ही गई, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके विंड वेलोसिटी, और आपके ऊपर यहाँ पे हिमालय है आप, ठीक है, तो अब क्या होता है कि विंड के जो आपकी सर्दी का टाइम होता है, इसमें क्या होता है कि इन एरियाज़ में
आपके इस एरियाज़ में क्या होता है कि हाई प्रेशर जनरेट होती है। हाई प्रेशर कैसे होती है? हेवी होती है। हाई प्रेशर यानी जिसमें टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है हवा में वो ज़्यादा होती है और हवा ठंडी होती है। और जब हवा ठंडी होती है, विंड जब ठंडी होती है तो क्या होता है कि वो नीचे सेटल होता है ना, नीचे सेटल होता है। तो यहाँ पे जब हवा नीचे बैठेगी तो क्या करेगी, इन एनवायरनमेंट में, इन सारे एरिया में जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उन सबको ऑब्जर्व कर लेगी अपने वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर में। और वाटर ड्रॉपलेट्स में ग्रीन हाउस गैस एनर्जी है जो बहुत जल्दी डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल जब इन एनवायरनमेंट में, जैसे आपका ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये आपका क्लाइमेट, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी एक तो विंड, हवा नहीं चल रही है। अगर विंड चलेगी तो क्या होगा, इन सारे डस्ट को उड़ा के वो दूसरी जगह ले जाएगी। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे विंड जो है बहुत स्लो है, ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स है, ऊपर से आपका हाई प्रेशर है, टेम्परेचर लो है। ठीक है, और यहाँ पे हवा ठंडी है। तो इस पूरे इलाके को ना, आसपास के पूरे इलाकों को ये एक स्मॉग टावर, एक स्मॉग सिटी बना देता है। एक स्मॉग, पूरा लैंड स्मॉग हो जाता है। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल, इसका जो लोकेशन, उसका जो लैटिट्यूड है ना, वो एक तो एक्चुअली नेचुरली उस तरीके से है कि यहाँ पे हवा स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है, ज़्यादा चलती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए आप सोचिए, सेम जो सर्दी है वो आपके बेंगलुरु में भी पड़ेगी, लेकिन ऑल्दो बेंगलुरु के दिल्ली के कंपैरेटिवली बेंगलुरु में सर्दी इतनी नहीं है, लेकिन बेंगलुरु का जो ऑल्टीट्यूड है वो हाइट पे है, तो सदर्न इंडिया के हिसाब से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम ही होता है ना। तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर बना रहता है। लेकिन बेंगलुरु में, और आपको पता है ट्रैफिक कितना इशू है बेंगलुरु का, तो यहाँ पे पोल्यूशन इतना सीवियर नहीं होता जितना दिल्ली का। और ऐसा भी नहीं है बेंगलुरु के आसपास के सिटीज़ में लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, अच्छा खासा ह्यूज एग्रीकल्चर होता है कर्नाटक में। लेकिन बेंगलुरु के पास एक सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है, ये कोस्टल रीजन के पास है ना। आपको पता है, अब कोस्टल रीजन, अब ये देखिए इस वाले इलाके में अगर यहाँ बेंगलुरु है और यहाँ चेन्नई है आपका, ठीक है, तो ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट हो गया, है ना, वेस्टर्न घाट हो गया। ये पूरा आपका अरेबियन सी है, तो भाई ये तो पूरी पानी, और आपको पता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है ना। मतलब सिंपली भाषा में बोलो तो यहाँ पे ओशन से हवा चलेगी, लैंड से ओशन में हवा चलेगी, तो इस तरीके से दोनों तरफ से हवा चलती रहेगी। तो क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ बेंगलुरु अंदर लैंड में होने की वजह से भी जो है यहाँ के सारे पोल्यूशंस समुद्र की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके दिल्ली में नहीं है। दिल्ली पूरा का पूरा लैंड लॉक्ड एरिया में है। दिल्ली और अरेबियन ओशन में तो बहुत है, दूर दूर तक, है ना। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न है। ठीक है, मतलब इसका जोग्राफिकल लोकेशन में आपको बेसिक हमारे जो हम जोग्राफी में पढ़ते हैं उसको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे ना पहली बात तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जैसे पूरा एक पैराग्राफ, पूरा एक ग्राफ दे रखा है इस पूरे मंथ का, नवंबर में, क्योंकि नवंबर में सबसे ज़्यादा सीवियरली इशू प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा है। तो जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट, दिल्ली वेस्ट बर्निंग, दिल्ली रेजिडेंशियल, पेरिफेरल इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी, स्टबल बर्निंग। ठीक है, इसके अलावा आपका दिल्ली रोड डस्ट, अदर और भी फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे अब यहाँ राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें सोल्यूशन निकालना है। तो अगर आप बात करोगे विंटर के टाइम पे क्या होता है कि अब हवा भी बहुत स्लो हो जाती है और हिमालयन ऊपर है, और यहाँ पे क्या होता है कि पोल्यूटेंट का जो मेन सोर्स है वो बना रहता है। तो यहाँ पे पहली बात आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सोर्स है, भाई ट्रिगर क्या चीज़ कर रही है। वही बोला ना, स्टैग्नेंट हमें डायग्नोस करना है। तो यहाँ पे IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो नवंबर 2024 का फर्स्ट हाफ है ना, इसमें सबसे मेजर रोल प्ले जिसने किया है इस प्रदूषण के लिए वो है आपका स्टबल बर्निंग। स्पेशली आपके पंजाब और हरियाणा से सबसे ज़्यादा नवंबर 1 के आसपास 35% जो पोल्यूशन था वो आपके सिर्फ और सिर्फ इस खेती, जो खूटी जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसको जलाने से हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ जाती है इसके अलावा और क्या क्या रीज़न है या और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हुए हैं। वो है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा 19% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा पर्टिकुलर मैटर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में 3.9%, इंडस्ट्री 4.6%, कंस्ट्रक्शंस के लिए 2.4%, रोड डस्ट के लिए 1.4% और अदर सोर्सेज है 1.2%। तो ये सारे वो परसेंटेज हैं या वो सारे फैक्टर्स हैं जो स्टबल बर्निंग के अलावा, यानी जो खूटी हम जला रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा जो जलाया जा रहा है, उसके अलावा ये सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो बोली है कि नेबरहुड में जैसे गुरुग्राम है, झज्जर है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, ये वो एरिया हैं जो नियरली 30 to 35%, क्योंकि वहाँ का भी ट्रैफिक होता है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो पोल्यूशन भी तो कहीं ना कहीं आएगा ना। देखिए क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ आसपास के एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम आसपास के इंडस्ट्री से नहीं है, प्रॉब्लम है जो हमारा दिल्ली का लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन है ना, वो इस तरीके से है कि आपको इसके सराउंडिंग में, ठीक है, इसके सराउंडिंग में उन सारी चीज़ों को नहीं रखना है जो इसको ट्रिगर करेगी, क्योंकि लैंडलॉक्ड एरिया है। और पता है ये दिल्ली नहीं, आप पूरे ग्लोबल के अंडर में जितने भी लैंडलॉक्ड एरिया होते हैं ना, लैंडलॉक्ड एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक एरिया है, इसके आसपास भी एरिया ही है, सब जगह से घिरा हुआ है पूरी तरीके से, ना कोई वाटर बॉडी है, ना कोई ओशन है, ना कोई रिवर, कोई बहुत बड़ा रिवर या बहुत बड़ा लेक, बहुत बड़ा वाटर बॉडीज आसपास ना हो के सिर्फ लैंड ही जब चारों तरफ से घिरा हुआ होता है ना, तो जो बीच का एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड रहता है हमेशा से, हमेशा से। आप नॉर्मली भी अपने साथ ट्राई करके देखना, ठीक है, क्योंकि वो विंड का जो वेंटिलेशन है ना वो नहीं हो पाता उस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि अब पॉलिसी मेकर्स जो है वो किस तरीके से इस पोल्यूशंस को रिड्यूस करें। तो सबसे पहले तो ये है कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक से कम 1.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ जो पैडी है, जो चावल की खेती होती है, जो पंजाब और हरियाणा में होती है, उसे हमें कहीं ना कहीं हमें डाइवर्स करना होगा दूसरे क्रॉप में, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं बताऊँ, आपको भी पता होगा, जो चावल, जिस चावल को पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोया जाता है, बासमती से लेकर और भी वैरायटीज़ में, पहली बात पंजाब और हरियाणा की जो सॉइल है ना, जो मिट्टी है, जो वाटर टेबल है, जिस तरीके से यहाँ का इन्वायरमेंट है, ये चावल के लिए बना ही नहीं है। भाई चावल कहाँ उगता है? चावल वहाँ उगता है जहाँ पानी अथाह हो, पानी का फ्लो एकदम अनलिमिटेड हो, वहाँ की सॉइल उसके हिसाब से हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पंजाब में क्या है, ये नेचुरली नहीं हुआ था, यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ रखी गई है, बनाया गया है इरिगेशन से, यहाँ पे डैम से पानी की अवेलेबिलिटी जो है रिवर से लिया गया है, और उस बेसिस पे यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल देखोगे, उड़ीसा देखोगे, आंध्र प्रदेश देखोगे, ये रीजन नेचुरली डोमिनेंट है इस राइस कल्टीवेशंस के लिए, यानी यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ का जो वाटर टेबल है, वो सपोर्ट करता है राइस को। लेकिन दिल्ली जैसे रीजन, पंजाब जैसे रीजन, हरियाणा जैसे रीजन में राइस इसका नेटिव क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्रॉप को शिफ्ट करना है, यानी हमें चावल यानी पैडी से हमें दूसरे क्रॉप में शिफ्ट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर लोगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, जैसे सीरियल सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप जैसे जिसमें डिफरेंट टाइप की दालें आती हैं, ठीक है। तो राइटर यहाँ एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये दोनों मिलकर अब पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, देखिए नो डाउट पंजाब और हरियाणा ने 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, 1951 से 60 के बीच में, ये टेन्योर में सबसे बड़ा जो गेम चेंजर थे वो पंजाब और हरियाणा ही थे। पूरे आज भी पूरे देश की भूख मिटाने में, चावल के इसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ चावल के प्रोडक्शन में पंजाब हरियाणा टॉप पे है, नो डाउट, है ना। लेकिन क्या होता है कि इससे अब आने वाले टाइम पे पोल्यूशन से एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफाई कर देंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो सकता है। और हम जिस क्रॉप को शिफ्ट करेंगे, जैसे हम अब इन्होंने बोला है पैडी से आप इस रीजन में ना दाल उगाओ, पल्सेस उगाओ, क्योंकि पल्सेस जो है यहाँ की सॉइल, यहाँ का वाटर, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो सपोर्ट करेगा, और ना इस तरह के स्टबल बर्निंग को, खुट्टी को जलाने का इशू होगा। तो और ऊपर से अगर आप दाल पे ज़्यादा खेती करोगे तो आपका पूरा देश पल्स सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। आज भी हम बहुत ह्यूज लेवल पे जो है दाल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बोली है। ऊपर से इन्होंने बोला है कि देखिए क्या होता है कि प्रॉफिट जो है पैडी से भी ज़्यादा हो सकता है अगर हम इस दाल को, खेती को करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि अभी जैसे ना राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जैसे अगर आप चावल वगैरह का देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को कि अगर आप पैडी की खेती करते हो तो इन्होंने कहा पर हेक्टेयर खेती, जैसे अब क्या होता है, अब आप में से पूछोगे कि मैम अब 38,000 यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पैडी जो है, पैडी के लिए अगर आप खेती करते हो पंजाब हरियाणा में तो आपको 38,000 रुपये सब्सिडीज़ देते हैं। तो क्या 38,000 पैसा देते हैं?
तो नहीं, ये कैश के फॉर्म में नहीं मिलता, ये मिलता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ये मिलता है वाटर के फॉर्म में, ये मिलता है फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। मतलब जो किसान जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, जिस कंपोनेंट को यूज़ कर रहा है अपने एग्रीकल्चर के लिए, उसमें ये सब्सिडी दे देते हैं। अब आप सोचिए ना, जो एक कट्टा, अगर 1 क्विंटल कट्टा फर्टिलाइज़र आपको 1000 रुपये में मार्केट का प्राइस है, लेकिन किसान उसे 600 रुपये में या 700 रुपये में लेके आ रहा है, तो भाई ये जो पैसा कम हुआ है वो कौन भरपाई करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी ना, वो सब्सिडी तो है ना। तो इस फॉर्म में नियरली जो है ये बताना चाह रहे हैं, पर हेक्टेयर अगर आप खेती एग्रीकल्चर चावल की करते हो तो कम से कम 38,973 रुपये जो है किसानों को सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये पिछले आज एक दो नहीं, कई सालों से चल रहा है। लेकिन इससे क्या होता है कि काफ़ी ह्यूज लेवल पे हमारा जो ग्राउंड वाटर है जो है पंजाब हरियाणा का, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हुआ है नियरली 22 साल के अंदर। और ऊपर से पैडी जो है आपको पता है मीथेन रिलीज़ करता है, और मीथेन बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। 6 कंपोनेंट में से मीथेन बहुत बड़ा प्रोमिनेंट है, जो ग्रीन हाउस गैस का मेन रीज़न है, ठीक है। और ऊपर से खेती आप चावल की करते हो तो हर एक हेक्टेयर से, आपका जो 1 हेक्टेयर से आप जब खेती करते हो तो कम से कम 5 टन ग्रीन हाउस गैस एमिट करवाते हो आप अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन का एक ही तरीका है, जब आप अपने पैडी से पल्सेस की तरफ, ऑयल सीड्स की तरफ, मिलेट्स की तरफ, इवन खरीफ के टाइम पे जो उगाते हैं मेज़ वगैरह, मक्का वगैरह, उसकी तरफ अगर आप शिफ्ट होगे तो भी जो है ये हमारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ एक तो मेन चीज़ इन्होंने बोला है कि फार्मर्स को अपने पैडी को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरी बात, इसको बढ़ाने का एक और तरीका, अब भाई जहाँ 38,000 के आसपास का सब्सिडी मिल रहा है, तो जब आप पैडी में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट रखोगे तभी तो फार्मर शिफ्ट होगा ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कम से कम 17,500 के आसपास पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट को जो है अदर में, अगर आप खेती करते हो जैसे पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए या मिलेट की खेती करते हो, तो आपको 17,500 पर हेक्टेयर सब्सिडी दी जाएगी। इस चीज़ को जो है लाना होगा फार्मर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने ये भी बोला है कि सेंटर गवर्नमेंट क्या करे, सेंटर स्टेट के साथ मिलकर इस अमाउंट को डबल करे, कम से कम 35,000 के आसपास करे, ताकि स्टेट में भी जो है बर्डन ना पड़े सब्सिडीज देने में। तो जब स्टेट और सेंटर मिलकर इस तरीके से सब्सिडी को बढ़ाकर देंगे तो क्या होगा, फार्मर अपने भाई पैडी से सीधा सीधा पल्सेस में शिफ्ट हो जाएंगे। भाई आप एक बात बताओ ना, फार्मर्स की क्या मजबूरी थोड़ी है कि वो चावल को ही उगाए? वो चावल को इसलिए भी उगा रहा है ना क्योंकि इसका एमएसपी मार्केट बहुत अच्छा प्राइस है, कि चावल वो उगा लेगा तो उसको पता है मार्केट प्राइस में अच्छा देंगे, क्योंकि एमएसपी में जो है चावल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एक क्रॉप है और गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करेगी। तो चावल जितना भी आप प्रोड्यूस कर लो मार्केट में वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप और जैसे पल्सेस है, ऑयल सीड है, उसका क्या होता है, कई बार एमएसपी जो है वो इतना अच्छा नहीं होता कि किसान ने जितना इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी वो उस खेती से बाहर निकाल सके। कई बार उसकी कॉस्ट भी बियर नहीं हो पाती है फार्मर की। तो क्या होता है, हर बार हर बंदा अपना प्रॉफिट देखेगा तो फार्मर भी है ना, तो अपने अगली खेती के लिए भी वो अपना फायदा देखेगा। तो पैसा एमएसपी पे जो क्रॉप जितने ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसीलिए लोग पैडी और वीट को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट रूट है हमें इसको पहचानना होगा, हमें साइकोलॉजिकली यहाँ पे जो है चीज़ों को समझ के यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है दूसरा जो की मेन इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो हमें उसको रिप्लेस करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली की जो है, ठीक है। जो चीज़ अभी इन्होंने बोला था कि 2025 से ये चीज़ स्ट्रिक्टली हो जाएगी, 2025 मार्च से। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 आएगा, जिसमें इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट के पास नियरली जो है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पता है इशू क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शिफ्ट करना इशू नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होना चाहिए। वो अभी दिल्ली में बहुत कम है, नियरली 1900 के आसपास चार्जिंग स्टेशंस है, और हमें कम से कम जो है 2,500 के आसपास जो है होने चाहिए, इससे भी ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान ये है कि नियरली कम से कम 30,000 प्लान जो चार्जिंग स्टेशंस है वो ओवरऑल दिल्ली के अंडर में कवर हो, ताकि ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आप पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए या सीएनजी भरवाने के लिए जाते हो, वैसे ही आपका चार्जिंग स्टेशन होगा 30,000 के आसपास। तो क्या होगा इससे
तो इससे क्या होगा कि ईजिली जो इंसान है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होना चाह रहा है, भाई उसको टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, है ना, कि भैया कहाँ है चार्जिंग पॉइंट, वो ढूंढता फिरे कि चार्जिंग पॉइंट है नहीं तो मैं क्यों लूँ गाड़ी, ये वो। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग पॉइंट आप इजीली जो है अवेलेबल करवा दोगे, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से अवेलेबल करवा दोगे कि बैटरी ख़राब हो गई तो वो दूसरी बैटरी रख के नई बैटरी ले ले, या चार्ज रख के नॉन चार्ज बैटरी रख के चार्ज बैटरी ले ले सीधा सीधा, तो ये स्टेशन जब होंगे तो ईजी होगा एक्सेस करने में, ठीक है। तो इस चीज़ पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोला है कि एयर पोल्यूटेंट में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाना होगा, जैसे कि स्मोक टावर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, लेकिन हाई पोल्यूशन लेवल्स को भी एमिट कर सके, इस तरह के और अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। तो ये बहुत बेहतरीन 3 सॉल्यूशन जो है मिस्टर अशोक गुलाटी जी ने दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशंस पे है और एक सैटेलाइट पे है। देखिए, आप आए दिन सुनते होंगे कि ये सैटेलाइट हुआ, इंडिया ने 102 सैटेलाइट भेजे, फलाना कंट्री ने भेजा। पता है, सैटेलाइट भेजना आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इन्वायरमेंट का, आज देखते हैं। देखिए क्या होता है कि कम से कम राइटर बता रहे हैं कि 10,000 नियरली 10,000 एक्टिव सैटेलाइट आज हमारे अर्थ के ऑर्बिट पे है। जैसे आपको पता है कि ये हमारा अर्थ है ना, एक मिनट, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सरफेस एटमॉस्फेयर है। अब इसमें एटमॉस्फेयर एग्जॉस्फेयर्स के बाद हम जो है एंटर कर जाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, स्पेस में, ठीक है। अब इस स्पेस से जब सैटेलाइट आप लॉन्च करते हो, चाहे वो GSLV हो, चाहे वो PSLV हो, ठीक है, जो भी सैटेलाइट्स आप लॉन्च करते हो, तो क्या होता है कि उसका जो वेस्टेज होता है ना, वो इसी एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसको हम स्पेस डेब्रीज बोलते हैं, कचरा, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपका बहुत पोल्यूशन जो है वो एमिट होता है। जैसे काफ़ी जो लेड होता है, जो उस सैटेलाइट को बनाने में, जो पोल्यूशन बनाने में यूज़ हुआ, वो तो आपके एटमॉस्फेयर में ही घूम रहा है ना, ठीक है। और ऊपर से ये सैटेलाइट जब घूमते हैं तो क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं आपका जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, उसको भी हीटअप कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसर्न जो है यहाँ पे रेस किया गया है। और ऊपर से ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 और इवन ये डिकेड ख़त्म होते होते, पूरा 21 का जो सेंचुरी है, ये ख़त्म होते कम से कम 1 लाख के आसपास जो है ये सैटेलाइट्स होंगे हमारे अर्थ सरफेस पे ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक पोल्यूशन का काम करने वाला है अभी भी और आने वाले टाइम पे भी। तो यहाँ पे एक डेटा बता रहे हैं कि अमेरिका की US नेशनल ओशनोग्राफी एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इन सैटेलाइट से अभी जो है कम से कम 10% का एटमॉस्फेयर में जो एरोसोल्स होते हैं, पार्टिकल्स, एरोसोल्स पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़ा ये एयर पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है। तो उसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एटमॉस्फेयर में जो आपके जो सैटेलाइट हैं, जो स्पेस स्टेशंस में हैं, जो आपके स्पेस में हैं, वो सैटेलाइट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जब ये सैटेलाइट, आपको पता है, जब सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो उसके बाद उसका मेन जो फीचर होता है, सैटेलाइट जो लैंडर है, जो रोवर है, वो निकलने के बाद आपका पूरा जो खाका होता है वो तो बाहर ही रह जाता है आपका, ठीक है। और वो जो मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेन करता है एल्यूमिनियम को, एरोसोल पार्टिकल्स को, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्पेस में जो है घूमती रहती हैं और वो टेम्परेचर को और भी पोल्यूट करती है। और अभी रिसेंटली जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी ये चीज़ बताई गई थी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि 2020 में जो ये इससे एमिट होने वाले जो पोल्यूशंस हैं, जो सैटेलाइट से, वो 3.3 बिलियन ग्राम से 5.6 बिलियन ग्राम हो गया है 2022 में। और उम्मीद है ये चीज़ और बढ़ेगी। और इस रॉकेट से पता है कौन कौन से गैसेज निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हैं ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वैरायटी ऑफ क्लोरीन गैसेज निकलती हैं। जब इन प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है ना, या लॉन्च किया जाता है, तो उस समय ये गैसेस भी यूज़ होती हैं। तो इस वजह से ये जो है एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या इम्पैक्ट होता है कि लेड निकलती हैं, इसके जो है जो चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर के सरफेस को, उसका टेम्परेचर को और इंक्रीज़ करेगी। ऑलरेडी हम ग्रीन हाउस गैस को जो है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक्सीड हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमिना देख रहे हैं। तो ऊपर से ये एक अलग इशू हमें होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न है, राइटर बता रहे हैं कि ओवरऑल क्या होता है कि इससे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको पता है ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर में इम्पैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। और यहाँ पे क्या होता है कि
आपको पता है 1987 में इन्हीं सब चीज़ों पोल्यूशंस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, जिसमें सीधा सीधा बैन था कि जो ओजोन को डिप्लीट करने वाले कार्बन फ्लोरो है, CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन जैसे चीज़ों को जो रेफ्रिजरेटर AC में यूज़ होता है उन्हें हमें बैन करना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट से, जिसमें लेड निकल रही है, इसके अलावा और एल्यूमिनियम निकल रहा है और भी एरोसोल्स कंपोनेंट्स निकल रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, और हो रहे हैं। तो यही इसमें है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक पोल्यूशंस। प्लास्टिक पोल्यूशंस में देखिए क्या है, अभी एक्चुअली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का ना प्लास्टिक पोल्यूशंस में सेशन होने वाला है। कहाँ पे? कोरिया में, ठीक है, जिसको INC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल है ये कॉन्फ्रेंस, जो पोल्यूशंस बेस्ड है ये, ठीक है। ये 2022 से शुरू हुआ था और 2024 के में इन्होंने जब मीटिंग करी थी 2022 में अपना फाइनल राउंड डिसाइड करा था, तो इन्होंने कहा कि हम 2024 के बाद इंटरनेशनली जो है इंटर गवर्नमेंटल के फॉर्म में हम क्या करेंगे, कोई लॉ लेके आएंगे जो पोल्यूशंस के लिए और स्पेसिफिकली प्लास्टिक पोल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो अभी जो है इसकी मीटिंग अभी दिसंबर के आसपास से, यानी आज से, सॉरी हाँ, आज से 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक कोरिया के बुसान में होने वाली है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, याद रखिएगा। इसमें 170 से ज़्यादा कंट्रीज़ आ रही हैं इस डिस्कशंस में। तो यहाँ पे क्या है, अब बात आ जाती है कि हमें ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की ज़रूरत क्यों है। देखिए अभी याद रखिएगा, हमारे पास ऐसा अभी कोई भी ओवरऑल ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नहीं है जिसमें सारे कंट्री आपस में एक साथ मिलें और ये बोलें कि जैसे कि पेरिस क्लाइमेट है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस एग्रीमेंट है, पूरे ओवरऑल 180 प्लस कंट्रीज इसमें मिले हुए हैं, वैसा आपका प्लास्टिक पोल्यूशंस के लिए नहीं है। तो इसको यहाँ पे जताया जा रहा है कि भैया इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 1 डेकेड से अगर आप देखोगे तो हमारा जो पोल्यूशन है प्लास्टिक का, वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप डेटा देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि देखिए ग्लोबली हम जहाँ पहले 1950s में शायद 10 मिलियन टन भी जो है पोल्यूशन प्लास्टिक नहीं प्रोड्यूस करते थे, आज 2019 के बाद या 19 तक भी हम नियरली 400 या 450 के आसपास मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक हर साल। और जिसमें सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक वेस्ट जिससे जनरेशन होता है वो 3.5 मिलियन के आसपास तो वेस्ट होता है, जो हम 400-450 मिलियन प्लास्टिक बनाते हैं। और अगर बात करोगे मिसमैनेज प्लास्टिक कितने होते हैं, जितने भी आपने बनाया उसमें से सबसे 82 मिलियन तो वेस्ट ही होता है, और 19 मिलियन टन तो ऐसा होता है कि जो लीक हो गया एनवायरनमेंट में, 6 मिलियन टन ऐसा होता है जो रिवर में सड़ा हुआ रहता है, 1.5 मिलियन टन ऐसा हो गया जो ट्रांसपोर्टेड होता है किसमें, ओशन में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो सही तरीके से इस तरीके से पोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है, जैसे कि ये पूरा डेटा बताया है, और इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा अगर आप बात करोगे प्रोड्यूस कौन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस एशिया करता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप। और ये उम्मीद है कि आज जो 450 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो 2040 तक होते होते 700 मिलियन टन क्रॉस कर जाएगा, यानी हम इस फिगर को डबल क्रॉस कर देंगे पूरे ग्लोबल में। दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि आज पोल्यूशन कितना है प्लास्टिक का, सोचो। और आने वाले टाइम पे 10 साल के अंदर अंदर हमारे पास डबल, मतलब अब घर प्लास्टिक के दिखेंगे आपको रेदर देन ईंट के और उसके, ठीक है। और ये डेटा किसका दिया हुआ है, OECD के द्वारा बताया हुआ एक डेटा है ये, ठीक। अब बात आ जाती है कि भाई सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक क्यों इतना कंसर्न है यार। प्लास्टिक पता है क्या है, प्लास्टिक एक ऐसा कंपोनेंट है ना जिसको डिग्रेड या डीकम्पोज होने में कई साल लगते हैं, और अगर ये डीकम्पोज भी हो गया ना, तब भी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल में मिल जाएगा, जो सॉइल से मिलकर किसी बायो में चला जाएगा, किसी बायो यानी किसी जीव किसी के अंडर में, और उसको हम जब इंसान कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है ना। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि कम से कम एक प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कम से कम 20 से 500 साल लगते हैं, और उस पर भी 10% ही वो रिसाइकल होता है, और ये बताया गया है लैंसेट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 400 मिलियन टन की बात करें तो नियरली 62% ही ऐसे हैं जो जनरेट होने के बाद भी, जिसमें से आप जो है इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकिल करते होगे, बहुत कम अमाउंट में ही होता है। और बहुत सारे प्लास्टिक्स आपके रिवर्स में, ओशंस में, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक
प्लास्टिक के फॉर्म में जाके बहुत बड़ा कंसर्न रेस जनरेट कर रहे हैं। और ये अब जो साइंटिफिक स्टडी है यूएन की इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, इन्होंने ये चीज़ एक्सपोज किया है कि केमिकल के अंदर में जो प्लास्टिक्स होती हैं, जैसे पॉलीथीन भी कलरफुल होती है, कोई ब्लैक होती है, कोई ब्लू होती है, कोई ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसमें जो कलर कंटेंट होता है ना, वो क्या होता है कि हमें कैंसर, डायबिटीज़, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, न्यूरो डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करते हैं। हमारे मरीन, फ्रेश वाटर, लैंड इकोसिस्टम, इन सब को जो है ये बिगाड़ता है। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक जो है हमारे ग्रीन एमिशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ग्लोबल ग्रीन गैस में 3.6% एमिशन, 90% ऑफ द क्वांटिटेबल एमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक प्रोडक्शन से आता है। ठीक है, और 10% एमिशन जो है रिलीज़ होता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की वजह से, कि सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, सही तरीके से उसे ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पास देखिए इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशंस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेचर मैगजीन के अकॉर्डिंग। और 20% वर्ल्ड ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन एमिशन जो है 9.3 मिलियन टन जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ इन कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि इंडिया से होते हैं 9.3 मिलियन टन। इसके बाद जो है आपका नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, चाइना कम है। सोचो, इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है प्लास्टिक का। अब बात आ जाती है कि नेगोशिएबल टेबल पे क्या होगा। तो भैया देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली कि प्लास्टिक पोल्यूशंस के थ्रू इसका जो लाइफ साइकिल है उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पता क्या होता है, देखिए अब आप भी सोच सकते हो यार, हम क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हैं, हम पता नहीं एयर पोल्यूशन की इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या हमें प्लास्टिक पोल्यूशंस का सोल्यूशन नहीं दिखा इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को? पता क्या है प्रॉब्लम, प्लास्टिक पोल्यूशन में प्लास्टिक को खत्म करना प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आ जाती है, आपको भी पता है प्लास्टिक हमारे हर घर में, आप एक बार अपने घर के इर्द गिर्द घूम के देखना, आपको हर जगह प्लास्टिक दिखेगी। आपके किचन से लेकर, आपके बाथरूम से लेकर, आपके लिविंग रूम से लेकर, आपके हर चीज़ में प्लास्टिक दिखेगा। आपके बुक्स के कवर में, आपके पेन के कवर में, हर चीज़ में छोटा छोटा प्लास्टिक है ना। और ये प्लास्टिक ना, इसके बिना प्रॉब्लम इसको बैन करना नहीं है, प्रॉब्लम है इसको रिप्लेस करना। कि अब आप सोचिए, हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इनको रिप्लेस करना। कि अगर जैसे आपके पास कोई पेन का डब्बा भी आ रहा है उसमें भी प्लास्टिक लगा हुआ है, कोई गिफ्ट रैप है उसमें भी प्लास्टिक है, आपका कोई फोल्डर है वो भी प्लास्टिक का है, इसको रिप्लेस करना है हमें, सबसे बड़ी बात। और वो इतने माइन्यूट लेवल पर रिप्लेस करना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ इसी वजह से क्या हो रहा है कि अभी तक कोई इतना ऐसा कोई नेगोशिएबल, कोई बहुत बड़ी जो है सोल्यूशन नहीं निकली। एक तो ये, दूसरी बात जो है रिसाइकिल पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया गया है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा। डेवलपिंग का तो बिल्कुल ही मत पूछो, जो बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका, यूरोप, इन जैसे नेशंस के द्वारा इन रिसाइकल्स पे बहुत ही कम फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, यही चीज़ इसमें बता रहे हैं। और ऊपर से एक और इशू जो है ना, पता है, अब देखिए हर एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी हमने स्टबल बर्निंग की पोल्यूशंस की बात करी, हमें पता चला हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग करते हैं। ट्रांसपोर्टेशंस बहुत बड़ा काम है, बहुत रीज़न है, कंस्ट्रक्शंस हैं, ये और भी रीजंस हैं। वैसे ही प्लास्टिक का भी कोई एक रीज़न होगा ना। पता क्या है, प्लास्टिक बनता किससे है? पेट्रोलियम से, ऑयल से, है ना, पेट्रोलियम जो होता है। अब पेट्रोलियम ऑयल में कौन कंट्री रिच है? वेस्ट एशिया। तो क्या होता है, जब भी हम प्लास्टिक पोल्यूशंस में एक बहुत मैंडेटरी लॉ लाने की काम या कोशिश करते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये जो वेस्ट एशियाज कंट्रीज़ हैं ये इस नेगोशिएशंस को सपोर्ट नहीं करती हैं। क्योंकि भाई ये कंट्री, वेस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मेजरली ऑयल प्रोड्यूसिंग है, और ऑयल से ही आपका ये सारे जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसी से निकलते हैं। ठीक है, नायलॉन हो गया, और भी चीज़ें हो गई। तो क्या होता है कि आपका जो ये सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, मलेशिया, इंडिया भी इवन, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे जो है ये इतना फोकस नहीं करता कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या करे। ठीक है, क्योंकि ये खुद में एक अलग बिजनेस है। तो अब यहाँ जैसे अभी रिसेंटली रवांडा, पेरू और यूरोपियन यूनियन ने ना प्लास्टिक पोल्यूशंस को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने टारगेट रखा है कि हम 2040 तक 40% तो हम रिड्यूस कर ही देंगे, हमारा बेसलाइन है। 2025 बेसलाइन था, लेकिन अब 2040 तक इन्होंने अपने टाइम को शिफ्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी है, जो INC है, जिसकी मीटिंग अभी बासु में होने वाली, यानी आपके जो कोरिया है वहाँ
पे होने वाली है साइंस की। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये सारे जो नेशंस है वो मिलकर यहाँ पे मोबिलाइज करें, यहाँ पे कोशिश करें पेनाल्टीज़ जैसी चीज़ों को लेके आया जाए। और रही बात इंडिया की, तो देखिए इंडिया ने सीधा सीधा बोला कि भैया मैं ना पॉलीमर या प्लास्टिक पे अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे मैं इस ट्रीटी को तो सपोर्ट नहीं करूँगा। ये सीधा सीधा इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और इसी वजह से शायद आज हमारे हर घर में नालों में सड़ रहा है प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इसके रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और इंडिया ने ऑल्दो देखिए क्या है, इंडिया ने 2022 में 19 कैटेगरी प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, जो रिसाइकल नहीं होती, ठीक है, सिंगल यूज़ जो एक बार यूज़ हो गई तो बस ख़त्म, उसके बाद कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, उनके लिए 19 कैटेगरीज बनाया, उसको बैन भी किया। लेकिन कोई ऐसा वो बहुत सक्सेसिव जो है रिजल्ट इसका देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रेगमेटिक है और काफ़ी ज़्यादा इसका रेगुलेशन टफ है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ जो है मैकेनिज़्म को बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमें बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है। बाकी जो ट्रीटी होगा वो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इशू जो है आपका देखिए गूगल पे है, ठीक है। गूगल पे आपको पता है कि इशू क्या आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। गूगल पे बैन हमेशा से ये अभी जो है पिछले 2-3 साल से लगा हुआ है कि भैया ये जो है मोनोपोली का गेम खेलता है, कि चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर iOS का, चलो इंडिया एप्पल वाले में तो फिर भी हम मान सकते हैं कि उनका खुद का ऐप होता है, लेकिन एंड्रॉयड के जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, आप देखना गूगल के प्रोडक्ट, गूगल का कौन कौन सा, यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, उसका जो ड्रॉप बॉक्स हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो इनबिल्ट आते हैं, डिफ़ॉल्ट आते हैं, आप नहीं कर सकते। आप करके देखो, आप यूट्यूब हटा के देखो, आप इंस्टा हटा लोगे, आप व्हाट्सएप हटा लोगे, अनइंस्टॉल कर लोगे अपने डिवाइस से, यूट्यूब डिवाइस नहीं हटा सकते, गूगल नहीं हटा सकते हो, गूगल सर्च इंजन जो है, आप क्रोम नहीं हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गूगल जो है वो जो एंड्रॉयड फ़ोन बनाते हैं ना, उन कंपनीज़ के साथ ही वो टाई अप कर लेता है कि जब आप फ़ोन बनाओगे तो हमारा प्रोडक्ट इसके अंडर में डिफ़ॉल्ट में होना चाहिए, यानी आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते हो। तो ये तो इस पूरे मार्केट की मोनोपोली हो गई ना भाई, कि आपने मार्केट को बना लिया। क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई और ऐप डेवलपर जो है इसमें अपनी जगह को रिप्लेस नहीं कर पा रहा। आज तक आपने कभी सोचा यूट्यूब को रिप्लेस करने वाला कोई और ऐसा सोशल मीडिया क्यों नहीं आया? इंटरनेट, इंस्टा है, इसके अलावा और भी जो भी हैं, स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के जो है सोशल मीडिया हैं, लेकिन यूट्यूब को किसी ने आज तक रिप्लेस नहीं किया। आपने ये बात गौर करी कभी, है ना? गूगल सर्च इंजन नो डाउट, इससे पहले याहू था, ऑर्कुट था, और भी हैं, ठीक है, बाकी और भी सोशल इंजन, सर्च इंजन हैं, लेकिन इनको नहीं रिप्लेस किया क्योंकि इसने मोनोपोली बना रखी है। तो इस पे केस फाइल किया गया, कई हज़ार करोड़ जो है इस पे बैन जो है फाइन लगाया गया है। और अभी रिसेंटली जो है यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला है, और ये प्रपोजल आया है कि भाई अब इसका सोल्यूशन क्या है। फाइन लगा दिया, ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो इन्होंने सोल्यूशन ये बोला है कि जो गूगल का क्रोम है ना, क्रोम उसको बेच दे। क्रोम जो पिछले 16, 15, 17 साल से जो गूगल के अंडर में है, क्रोम को सेल करने की बात आ रही है कि क्रोम जो है, क्रोम को गूगल नहीं रखेगा अपने पास, ठीक है। तो ये जो है मेन न्यूज़ है। बाकी एंटी ट्रस्ट आपको पता चल गया कि जहाँ कंपटीशन में आप किसी और प्लेयर को नहीं आने देते हो और अपनी मोनोपोली को सेट करके रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एंटी मोनोपोली, सॉरी मोनोपोली। तो यहाँ पे एंटी मोनोपोली की बात कर रहे हैं कि मोनोपोली जो गूगल ने बना रखा है उसे हटाने की, ठीक है। तो बाकी यही था। और यहाँ ये आर्टिकल 21 का है, देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, एक्चुअली आपको पता है हर जगह आपका पोल्यूशंस के बारे में, तो राइटर यहाँ पे ना एक और कंसर्न बता रहे हैं इस पोल्यूशन के साथ साथ ही। क्या होता है, देखिए हमारे पास अभी ना किसान ने अभी, जैसे नासा की एक सैटेलाइट है, मोडी जी करके एक सैटेलाइट थी जो एनालाइज करती है सरफेस में कि भैया पोल्यूशंस कहाँ हैं। वो इंडिया से 2 बार निकलती है वो सरफेस, जैसे ये अर्थ है तो यहाँ से ये सैटेलाइट इस तरीके से 2 बार होके निकलता है हमारे इंडिया के एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे इस सैटेलाइट ने बताया है कि इंडिया में पोल्यूशंस का इस समय में बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है स्टबल बर्निंग, ठीक है। ये नासा के सैटेलाइट ने बताया है। और इन्होंने ये बात बोला है कि फार्मर इतने तेज़ हैं, इन्होंने क्या किया है सैटेलाइट दिन में 2 बार निकलता है। जैसे मान लीजिए एक 12 बजे निकला, उसके बाद वो शाम के 6 बजे निकलता है या रात के 12 बजे निकलता है। तो इन्होंने टाइम चेंज कर दिया स्टबल को आग लगाने का। इन्होंने टाइम जब 12 बजे लगाते तो भैया वो सैटेलाइट में दिख जाएगा, धुआं धुआं होगा, तो इन्होंने शाम को या ऐसे टाइम पे रखा जिसमें सैटेलाइट में दिखे ना, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ बताई है इसमें आर्टिकल में, जहाँ पहले के टाइम पे अगर आप 3,500 स्टबल बर्निंग हुई थी, इस बार 15,500 के आसपास स्टबल बर्निंग हुई है, ज़्यादा हुई है, स्पाइक हुआ है, ठीक है। और स्पेसिफिकली किन रीजन्स में? पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी वगैरह में, ठीक है। ये नासा की सैटेलाइट ने बताया है। तो यहाँ पे टाइमिंग को जो चेंज करके यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा स्टबल बर्निंग की जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तो ये कंसर्न यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरी बात ये बता रहे हैं
गवर्नमेंट के द्वारा जो चावल को प्रोक्योर किया जाता है, अब जैसे भाई क्या होता है कि अक्टूबर, मिड ऑफ द अक्टूबर तक की चावल की कटाई हो जाती है, क्योंकि अगला खरीफ सीजन रेडी है, खरीफ में गेहूं उगाया जाएगा और भी जो भी है सरसों वरसों जो भी उगाया जाएगा। तो इस अक्टूबर में जो है, अब क्या होता है कि इस अक्टूबर की पैडी की जब डिमांड हो जाती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो है गोदाम में माल कम हो गया, तो फटाफट इसकी कटाई होती है और सीधा गोदाम में भेज दिया जाता है, गोदाम से फिर मार्केट में जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है कि जहाँ पहले 22 और 23 में 10 मिलियन टन और 11 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट हो रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, इस साल 8.4 मिलियन टन की ही प्रोक्योरमेंट हुई है। तो क्या होता है कि जब कम आप डिमांड करते हो, अब इसका रीज़न क्या है गवर्नमेंट के द्वारा कम प्रोक्योर करना? उसका रीज़न बोला है स्टोरेज की कमी है गवर्नमेंट के गोदाम में। अब गोदाम में पूरा भरा हुआ है, मार्केट में जो पुराना स्टॉक था वो गया नहीं, तो इन्होंने क्या किया, न्यू स्टॉक नहीं लिया। अब न्यू स्टॉक डिमांड ना होने से क्या होता है, फार्मर को जो गेहूँ चावल की कटाई करनी थी, जो मार्केट में भेजना था, उसने डिले करा इसको। अब डिले ज़्यादा दिन का नहीं, क्योंकि आप क्रॉप को कितने दिन डिले कर सकते हो, 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का। लेकिन पता है क्या है, इसमें ये 1 हफ्ता और 2 हफ्ता ही पूरा का पूरा गेम चेंजर हो जाता है, क्योंकि इस 2 हफ्ते के बाद आपका खरीफ सीजन शुरू हो जाता है। क्योंकि आप रुक जाओगे, आपका मार्केट रुक जाएगा, भाई वेदर थोड़ी रुकेगा। अब 2 हफ्ते के अंदर दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है, सर्दी है, वो बढ़ जाती है। 15 अक्टूबर के बाद हमेशा आप देखना, दिवाली खत्म होती है, दिवाली के आसपास या एंड ऑफ द, अगर दिवाली भी आ रही है मंथ के, तो सर्दी शुरू हो जाती है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, हाई प्रेशर बेल्ट जोन क्रिएट हो जाता है, जो आपका जेट स्ट्रीम है वो क्रिएट हो जाता है आपके हिमालय के से आके, जो टकरा के, हिमालय से टकरा के जो उसका एक पोर्शन सदन में चला जाता है, एक पोर्शन नदन में चला जाता है। ये थोड़ी वेट करेगा। तो क्या होता है कि इससे आपका जो दिल्ली के आसपास की जो एयर है वो स्लो हो जाती है, हाई प्रेशर है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर का कंटेंट ज़्यादा रहता है। और अब क्या होता है, मिड ऑफ द अक्टूबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर में क्या होता है, किसान खेती की फसल को काटता है। अब काटने की वजह से क्या होता है कि भैया काटने के बाद खूंटी बची है, उसको जलाना है, क्योंकि अगली क्रॉप तैयार है। तो जब आप नवंबर में गेहूं की वजह से जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने 2 हफ्ते का डिले किया है, लेट किया है, अब डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं हुई। जो फसल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कट जानी थी, वो अक्टूबर में लास्ट में जाके कट रही है, नवंबर के फर्स्ट वीक में कट रही है, क्योंकि डिमांड मार्केट में नहीं है, प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा वहाँ पे। ठीक है, मार्केट मंडी में डिमांड नहीं हो रही, तो कहाँ फेंकेगा किसान? तो ये एक रीज़न जो है यहाँ पे राइटर कंसर्न कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक, जो स्टोरेज प्रॉब्लम है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं इसको एक बढ़ावा दे रहा है। दूसरा एक इशू इसके साथ ही इन्होंने बताया है डैफ कैसे, डाई अमोनियम फॉस्फेट भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए, हम अभी 90% डैफ जो है, मेजर डैफ हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो क्या होता है कि अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनाते हैं, बैटरीज बनाते हैं, जो चिप बनाते हैं, उसमें भी ये डैफ यूज़ होता है। तो क्या होता है कि इंडिया जब इतना % इंपोर्ट कर रहा है, तो अब आ जाती है शॉर्टेज की, है ना। और चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है डैफ का, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है। तो जब अब इतना बड़ा डिमांड हो और शॉर्टेज हो किसी रिसोर्सेज की, तो क्या होता है, उसकी प्राइस हाइक करेगी। और अब गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी नहीं देगी, तो क्या होता है, इसका प्राइस फ्लक्चुएट होगा। अब गवर्नमेंट जब सब्सिडी दे देती है ना, तो भाई फिक्स रहता है कि डैफ 1500 रुपये पर क्विंटल या जिस हिसाब से भी मिलेगा। लेकिन जब फ्लक्चुएट होता है, तो इस बार तो 1500, अगली बार 3000, अगली बार 4000 के आसपास मिल रहा है ये डैफ एक बोरी। तो ये किसान के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि इसकी MRP आपने फिक्स नहीं कर रखी, कभी लो है तो कभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इशू एक बहुत ही बेहतरीन है कि इस पैडी के वजह से कितने सारे इश्यूज़ हैं। एयर पोल्यूशन है, डैफ की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 360 एंगल से हमने ये आर्टिकल पूरा कवर किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।